हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का माप। कल हमने किया था उत्पाद विधि या मूल्यवर्धी विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का माप, जिसका फार्मूला हमने बताया था जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर प्राथमिक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि प्लस में द्वितीयक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि प्लस में तृतीयक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि। आज हम आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का माप करेंगे। देखो, हमने 3 मेथड डिस्कस किए थे। किसी भी मेथड्स के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है और प्रत्येक मेथड से बिल्कुल इक्वल राष्ट्रीय आय होगी। ये नहीं है कि आय विधि से अलग आएगा, उत्पाद से अलग आएगा या व्यय विधि से अलग माप आएगा। नहीं, तरीके अलग अलग हैं लेकिन माप एक ही आएगा। तो आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए उत्पादन के साधनों को उनकी उत्पादक सेवाओं के बदले प्राप्त पारिश्रमिक यानी आय का कुल जोड़ किया जाता है। यानी ये देश के जो भी सामान्य निवासी हैं उनको अंतिम रूप से जो आय प्राप्त होती है, हम उसका जोड़ करके राष्ट्रीय आय ज्ञात करेंगे। उत्पादन में हम अंतिम उत्पादन को ले रहे थे, आय में हम आय को लेंगे, आय के द्वारा करेंगे। इस विधि को अनेक नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि या साधन भुगतान विधि। ये भी इसके दूसरे नाम हैं, लेकिन इसका प्रसिद्ध नाम है आय विधि। आय विधि के द्वारा हम कौन कौन से कंपोनेंट्स लेंगे, तो उसमें हमारा पहला कंपोनेंट्स है मजदूरी तथा वेतन या कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक का मतलब काम से प्राप्त आय, यानी जब हम काम करते हैं तो हमें आय प्राप्त होती है। तो जिस भी कार्य से हमें आय प्राप्त होती है वो कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए हम इसमें लिख देते हैं मजदूरी तथा वेतन। सीएसओ के अनुसार कर्मचारियों के पारिश्रमिक से अभिप्राय उत्पादकों द्वारा किए गए वे सभी भुगतान हैं जो उनके द्वारा अपने कर्मचारियों को मजदूरी तथा वेतन के रूप में नकद तथा किस्म में और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निजी पेंशन, पारिवारिक भत्ता, आकस्मिक बीमा, जीवन बीमा तथा ऐसी अन्य योजनाओं में मालिकों के योगदान के रूप में अथवा आरोपित मूल्य के रूप में दिए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब हमारा यह है, कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंतर्गत हम क्या शामिल करते हैं, इन चीज़ों को शामिल करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, यानी कर्मचारियों में क्या क्या शामिल करते हैं पारिश्रमिक में? मजदूरी तथा वेतन, बोनस, कमीशन, महंगाई भत्ता, किस्म के रूप में भुगतान जैसे निःशुल्क आवास, वर्दी, चिकित्सा सुविधाएं। इसी तरह से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों का योगदान, जैसे कि LIC की सुविधा देना अपने कर्मचारियों को, या और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन। इन सब को हम किस में शामिल करते हैं? कर्मचारियों के पारिश्रमिक में। दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर, जो हम आय विधि के अंतर्गत शामिल करेंगे, वो है किराए से प्राप्त आय। किराए से प्राप्त आय वह आय है जो मुख्यतः भूमि या इमारत के स्वामी को मिलती है। भूमि और इमारत के स्वामी को एक निश्चित समय अवधि के लिए अपनी संपत्ति की सेवा के प्रयोग के लिए दूसरे व्यक्ति को दी जाती है और वो इसके बदले में किराए के रूप में उसे देता है, जिससे उस मकान मालिक को आय होती है। इसी तरह से अन्य सुविधाओं को भी किराए पे दिया जाता है, जैसे गाड़ी दे दी या बस या ट्रैक्टर या कोई मशीन, तो ये भी किराए पे दिए जाते हैं। तो इनसे प्राप्त आय को भी हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। एक और एलिमेंट्स है, वो है रॉयल्टी। रॉयल्टी एक ऐसा वर्ड है जो इसके अंतर्गत हम शामिल कर रहे हैं। रॉयल्टी, कॉपीराइट, पेटेंट राइट तथा प्राकृतिक साधन जैसे खानों के राइट्स, इनको भी हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। ये भूमि को प्राप्त तो नहीं होते रॉयल्टी जैसे किसी प्रसिद्ध गीत या प्रसिद्ध कविता या प्रसिद्ध बुक के ऊपर आप उसका प्रोफेशनल यूज करना चाहते हैं, तो पहले उस पर रॉयल्टी चुकाई जाती है उसके मालिक को, जिसने वो बुक लिखी है या जिसने वो कविता लिखी है या जिसने वो गीत लिखा है, तो या जिसने वो पेंटिंग बनाई है,
तो अगर आप उसका प्रोफेशनल यूज कर रहे हो तो उसके लिए रॉयल्टी देनी पड़ेगी। इसी तरह से औद्योगिक क्षेत्र में कॉपीराइट अधिकार होते हैं, पेटेंट राइट्स होते हैं, तो इनको भी अगर प्रयोग करना है तो इनके लिए किराया दिया जाता है। तो इनको भी हम आय विधि के अंतर्गत शामिल करते हैं, जो किराए से प्राप्त आय के एक एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्याज। ब्याज भी इसके अंतर्गत शामिल होगा। ब्याज वह है जो बैंक जमाओं द्वारा फर्मों को दिए गए ऋणों से प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ हम ये बता रहे हैं आपको कि सरकार तथा उपभोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले ब्याज को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें चालू आर्थिक उत्पादन के लिए किया गया भुगतान नहीं माना जाता है। ओके, तो यहाँ हम ब्याज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाभ। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ। तो लाभ क्या है हमारा? लाभ है हमारा जो उद्यमवर्ती के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली आय को हम लाभ कहते हैं। यहाँ उद्यमी से अभिप्राय निगम है। देखो, पहले जो उद्यम होते थे उनमें एक व्यक्ति मालिक होता था। आजकल थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स एक कंपनी के मालिक होते हैं, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, तो जो कंपनी को जो कुल आय होती है उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? लाभांश, निगम बचत और निगम लाभ कर। निगम बचत वो अवितरित लाभ है जो निगम अपने पास बचत के रूप में निगम के नाम से ही रखती है और जिसका किसी आकस्मिक समय में प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका प्रयोग उसके ग्रुप के सभी मेंबर्स की सहमति से होता है। दूसरा है निगम लाभ कर। सरकार कर लगाती है तो उस कर का भुगतान निगम को करना पड़ता है। तो सबसे पहले उसे जो भी लाभ हुआ है उसमें से वो जो भी कर के रूप में देना है उसका भुगतान किया जाता है। इन दोनों के बाद जो राशि बचती है लाभ के रूप में वो लाभांश कहलाती है। क्लियर? तो लाभांश को ही शेयर होल्डर्स में वितरित किया जाता है। यानी हमारा कहने का अभिप्राय, अगर 100 रुपये का कुल लाभ हुआ है कंपनी को, तो उसमें से मान लीजिए उसने 20 रुपये टैक्स के रूप में दे दिए और 20 रुपये उसने रख दिए बचत के रूप में, तो बचे कितने? केवल 60 रुपये। तो 60 रुपये ही शेयर होल्डर्स में वितरित किए जाएंगे। लास्ट एलिमेंट है हमारा मिश्रित आय। अब देखो, इसमें हमने अपने सारे आय के स्रोत शामिल कर लिए हैं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, किराया, ब्याज, लाभ और लाभांश। तो इन अब मिश्रित आय क्या है? मिश्रित आय क्या है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी आय को हम डिवाइड नहीं कर सकते कि ये मजदूरी से आय है या उद्यमवर्ती से आय है या पूंजी पर ब्याज से है या फिर लाभ, यानी इसे हम, या किराया है, तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों की आय को हम मिश्रित आय के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। जैसे स्वरोजगार व्यक्ति जो होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई फुटकर विक्रेता है, तो या वकील है, तो हम इनकी आय को डिवाइड नहीं कर सकते कि इनको जो आय हुई है वो किस स्रोत से कितनी हुई है। वो जो आय होती है उसको हम चारों साधनों में बांट नहीं सकते, इसलिए इनकी आय को हम मिश्रित आय के रूप में शामिल कर लेते हैं। तो मिश्रित आय में काम से प्राप्त आय तथा संपत्ति और उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय शामिल होती है। तो इस तरह से इन चारों को हम जोड़ लेंगे। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, लगान, ब्याज, लाभ। यहाँ एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ हमने अभी पढ़ा है लगान, ब्याज, लाभ। लगान, ब्याज और लाभ, इन तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है, उसे हम कहते हैं प्रचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर? तो कई बार प्रचालन अधिशेष के नाम से भी आ जाता है, तो उसका मतलब होता है किराया प्लस ब्याज प्लस लाभ। तो इन तीनों को हम जोड़ दें, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, किराए से प्राप्त आय, ब्याज, लाभ, तो हमें क्या प्राप्त होगी? NDP फैक्टर कॉस्ट। क्या प्राप्त होगी? NDP फैक्टर कॉस्ट।
NDP फैक्टर कॉस्ट इसके बराबर होगी मजदूरी तथा वेतन यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक। क्लियर। प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि प्रचालन अधिशेष जिसके अंदर क्या शामिल होंगे, किराया, ब्याज और लाभ। और लास्ट क्या होगा, मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम इन चारों को, इन तीनों को जोड़ दें, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ऑपरेटिंग यानी प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, NDP फैक्टर कॉस्ट। तो एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, उत्पाद विधि से हमें सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ था, GDP मार्केट प्राइस, और यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ है, NDP फैक्टर कॉस्ट, और इसी को ही हम कहते हैं घरेलू आय। ओके, थैंक यू।